हेलो दोस्तों, डीसी एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का अध्ययन करेंगे। इस सीरीज में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। आओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। डाटा से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? यह है दोस्तों एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, यानी लाइट ईयर कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 10⁻15 मीटर है। ये दूरी का मात्रक है। ये किसका मात्रक है दोस्तों? दूरी का, जिसका उपयोग दो ग्रही पिंडों अथवा खगोलीय पिंडों की दूरी को मापने में करते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। खगोलीय इकाई यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी जो है लंबाई का मात्रक है। ये लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर है और पृथ्वी से सूर्य की दूरी पर आधारित है। अतः उपयुक्त उत्तर भी सही है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? आंसर नंबर सी। ये वेक्टर राशि वेग, वजन, ताप, लंबाई, ये अदिश राशियां हैं। ये कैसी हैं? अदिश राशियां हैं। वेग सदिश राशि है। इसमें दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है। जो अदिश राशियां होती हैं उनमें सिर्फ परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। वे राशियां जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है सदिश राशियां कहते हैं। वेक्टर राशि जैसे वेग, त्वरण, बल, संवेग आदि। हम कहें कि एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उत्तर की ओर चल रही है तो कथन पूर्ण है, परंतु यदि कथन कि बस का वेग 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो अपूर्ण है, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है और उसके साथ साथ दिशा बताना अति आवश्यक है। अतः कथन की बस का वेग उत्तर की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा है पूर्ण कथन है, यानी वेग बराबर होता है दोस्तों विस्थापन बटे समय। वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। वस्तु का वेग धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रक है, यानी वेक्टर राशि है? वेग एक क्या है? वेक्टर राशि है। ताप, दूरी और तापमान। ताप, समय, तापमान, दूरी, ये सब अदिश राशियां हैं। इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, परिणाम दिया होता है। और वेग ये एक सदिश राशि है। फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे कहते हैं वेग। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर वेग है। किसी वस्तु वेग दी हुई दिशा में प्रति इकाई समय में उसके द्वारा चली गई दूरी होती है। वेग बराबर दी हुई दिशा में चली गई दूरी बटे लिया गया समय, ये होता है वेग। विस्थापन बटे समय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? यह है दोस्तों डेंसिटी, घनत्व। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। घनत्व एक भौतिक राशि है
डेंसिटी घनत्व बराबर मास बटे वॉल्यूम। मात्रक है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। विमा है ml-3। दाब को किससे नापा जाता है? ये नापा जाता है बल एवं क्षेत्रफल। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। दाब बराबर होता है यानी प्रेशर दाब फोर्स अपॉन एरिया। दाब बराबर बल अपॉन क्षेत्रफल। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब एक अदिश राशि है, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। दाब की एसआई इकाई क्या है? यह है दोस्तों न्यूटन प्रति मीटर। इनमें से विषम को चुनें। गति, संवेग, वेग, विस्थापन। यह है दोस्तों गति। संवेग, वेग, विस्थापन तीनों एक ही हैं। संवेग, वेग और विस्थापन एक ही हैं दोस्तों, गति अलग है। सदिश राशियां वे राशियां जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे वेग, त्वरण, बल, वेग, त्वरण, बल, संवेग एवं विस्थापन, ये सब सदिश राशियां हैं। अदिश राशियां देखते हैं। अदिश राशियां वे राशियां जिनमें केवल परिणाम होता है, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे संहति, घनत्व, वैद्युत धारा, चाल। आयतन, समय, ताप आदि। अतः गति एक अदिश राशि है, जबकि अन्य सदिश राशि हैं, इसलिए गति अन्य से भिन्न है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? गति, समय। दो ऑप्शन और देखते हैं दोस्तों। ये हैं द्रव्यमान और त्वरण। तो इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। समय की इकाई हर पद्धति में एमकेएस, सीजीएस या एफपीएस में सेकंड ही रहती है, जबकि अन्य में परिवर्तन होता है। तो आंसर नंबर बी सही है। पानी का घनत्व क्या है? ये होता है दोस्तों 1000 किलो प्रति घन मीटर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। किसी पदार्थ के घनत्व को पदार्थ के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जाता है। अर्थात घनत्व बराबर क्या होता है? पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का आयतन। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, अतः आयतन का एसआई मात्रक घन मीटर क्यूब होता है। इसलिए घनत्व का एसआई मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। कुछ सामान्य पदार्थों के घनत्व, बर्फ का होता है 920 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब और जल का होता है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। लोहे का होता है 7800 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। पारा का होता है 13600 किलोग्राम प्रति क्यूब। गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है, ये किया जाता है दोस्तों आयतन की माप के रूप में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। यह दोस्तों गैलन सामान्यतः द्रव के आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर। पूर्व में तेल की मात्रा बैरल में मापी जाती थी। एक बैरल बराबर होता है 42 यूएस गैलन।
एक बैरल बराबर 158.987 लीटर होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेज पर रखी गई पुस्तक का ढेर के कारण हटता नहीं है, ये जड़त्व के कारण। जड़त्व, गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया था, इसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या सरल रेखा में समान वेग से गतिशील है तो उसकी विराम अवस्था या समान गति की अवस्था में परिवर्तन तभी होगा जब उस पर कोई बाह्य बल आरोपित किया जाए। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसी कारण मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर हटता नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा? ये होगा दोस्तों आंसर नंबर डी, बढ़ या घट सकता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। प्रश्न में केवल चलती लिफ्ट का उल्लेख है, अतः ऐसी स्थिति में व्यक्ति का वजन बढ़ या घट सकता है। यदि लिफ्ट ऊपर की ओर गति करेगी तो व्यक्ति का वजन बढ़ता है हुआ प्रतीत होगा, यदि लिफ्ट नीचे की ओर जा रही है तो व्यक्ति का वजन घटता हुआ प्रतीत होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है एक अच्छा क्रिकेट क्षेत्ररक्षक तेज गेंद को कैच करने के लिए अपने हाथ गेंद के अनुसार पीछे क्यों खींच लेता है? आंसर नंबर बी, वह संपर्क के समय वृद्धि करता है जिससे संपर्क के बल में कमी आ जाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों, दोस्तों खिलाड़ी क्रिकेट की गेंद को कैच लेते समय हाथ पीछे खींचता है। इसका कारण है कि जब खिलाड़ी गेंद को रोक लेता है तो गेंद का संवेग शून्य हो जाता है। इस संवेग परिवर्तन के लिए खिलाड़ी गेंद को जितने अधिक समय में रोकेगा, संवेग देने के लिए उसे उतने ही कम बल लगाना पड़ेगा। इसलिए वह गेंद के अंगुलियों के बीच में आते ही अपना हाथ पीछे की ओर खींचता है जिससे कि वह गेंद पर अधिक समय तक बल लगा सके। नेक्स्ट, जब एक कार मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो अपने बाहर की ओर धक्का देता है? यह है दोस्तों अपकेंद्री बल। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। यदि हम किसी गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी अचानक दाईं ओर को घूम जाती है तो हम झटके के साथ बाईं ओर की दीवार से टकरा जाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि हम पर कोई बल वास्तव में बाईं ओर को लगा। वास्तव में जब गाड़ी दाईं ओर घूमती है तो हमारा शरीर आवश्यक अभिकेंद्र बल नहीं था, अतः हमारा शरीर सीधी रेखा में ही गति करता रहा, जबकि गाड़ी की दीवार दाईं की ओर घूम गई। इसलिए हम बाईं ओर को मुड़ कर दीवार से टकरा गए और हमें ऐसा आभास हुआ कि जैसे हम पर कोई अपकेंद्र बल लगा हो। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में से कौन सा कथन सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए सही है? यह है आंसर नंबर बी, कार का वेग लगातार बदलता रहता है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। जब कार का वेग बढ़ता है कहा जाता है कि कार में त्वरण हो रहा है।
एक्सीलरेशन हो रहा है। यदि वेग एक समान दर से बढ़ता है तो त्वरण को एक समान कहा जाता है। वस्तु में एक समान त्वरण होता है यदि वह सीधी रेखा में चलती है एवं उसके समय के समान अंतरालों में समान मात्राओं में उनका वेग बढ़ता है। दूसरे शब्दों में वस्तु में एक समान त्वरण होता है यदि उसका वेग एक समान दर से परिवर्तित होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डेयरियों में दूध से क्रीम अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया कौन सी है? यह है दोस्तों अपकेंद्रीकरण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अपकेंद्रीकरण की प्रक्रिया द्वारा डेयरियों में दूध से क्रीम को अलग किया जाता है। अपकेंद्रित यानी सेंट्रीफ्यूज यंत्र की सहायता से द्रव में उपस्थित विभिन्न द्रव्यमानों के कणों को पृथक किया जाता है। इस यंत्र में द्रव को किसी बर्तन अथवा नलियों में भरकर तीव्र गति से घुमाया जाता है। इस प्रक्रिया में भारी कण हल्के कणों की अपेक्षा केंद्र से अधिक दूर पर परिधि की ओर चले जाते हैं और इस प्रकार पृथक हो जाते हैं। दूध से क्रीम निकलने की मशीन अपकेंद्री सिद्धांत पर काम करती है। रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? ये कार्य करता है दोस्तों अभिकेंद्रीय। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। वृत्तीय गति करते हुए पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर रहती है। इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। इसके बिना वृत्तीय गति संभव नहीं है। रोलर कोस्टर की सवारी में भी अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर अगला, बल यानी फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? ये होती है दोस्तों न्यूटन। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। बल यानी फोर्स वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। F बराबर ma, जहाँ F बराबर फोर्स है, m बराबर मास है और a बराबर एक्सीलरेशन है। बल की एसआई यूनिट न्यूटन होती है और 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी 10 की पावर 5 डाइन होता है। नेक्स्ट, किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। द्रव के जिस गुण की वजह से वस्तुओं पर ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी बल लगता है उसे उत्प्लावन बल यानी बॉयंसी फोर्स कहते हैं। बॉयंसी फोर्स कहते हैं। आंसर नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प घर्षण यानी फ्रिक्शन फोर्स का गलत उदाहरण है? एक फर्श पर ढकेला गया वॉशिंग मशीन, फर्श पर ढकेला गया वॉशिंग मशीन, बर्फ में स्लेज का फिसलना, व्यक्ति द्वारा स्लाइड में नीचे की ओर फिसलना, व्यक्ति द्वारा भारी वस्तु उठाना, ये नहीं है, बाकी ये सभी अनुसरण करते हैं। जब भी कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में होगी तब उनके दोनों के बीच में एक बल कार्य करेगा जिसे क्या कहेंगे? फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। व्यक्ति द्वारा भारी वस्तु को उठाना घर्षण का उदाहरण नहीं है, ये कार्य का उदाहरण है। W बराबर FD, W बराबर FD, जहाँ D क्या है? विस्थापन है, या फोर्स है, W वर्क है। जहाँ F न्यूटन का बल लगाकर वस्तु D मीटर विस्थापित की जा रही है। नेक्स्ट, जहाज़ों की गति में वृद्धि पर आधारित है। ये किस पे आधारित है दोस्तों? ये आधारित आर्किमिडीज के सिद्धांत का। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। जब
कोई वस्तु द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में ये आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। लोहे के जहाज का ढांचा इस प्रकार बनाया जाता है कि उसके थोड़े से हिस्से द्वारा हटाए गए जल का भार जहाज का उसमें लदे सामान के भार के बराबर हो जाता है। जहाज की गति में वृद्धि भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। इसे क्या कहते हैं? आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका वेग एवं त्वरण शून्य होता है। वेग शून्य अथवा त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। या वेग लगभग 10 मीटर पर सेकंड होता है तथा त्वरण शून्य होता है। वेग लगभग 10 मीटर पर सेकंड होता है, त्वरण बना रहता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। जब सीधी ऊपर की ओर कोई पिंड फेंका जाता है तो शीर्ष पर पहुंचने पर उसका वेग शून्य हो जाता है तथा उस पर गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर कार्य करता है, जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से एक नहीं है? एक ग्रह का ग्रहपथ दो केंद्र बिंदुओं में से एक पर सूर्य के साथ एक अंडाकार होता है। बी, एक ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली एक रेखा खंड समय के बराबर अंतराल के दौरान बराबर क्षेत्रफल बनाती है। सी, एक ग्रह की कक्षीय अवधि का वर्ग ग्रहपथ की अर्ध प्रमुख दूरी के घन के अनुपातिक होता है। डी है, केंद्रीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। आंसर नंबर डी सही है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। जोहानसन केपलर 16वीं शताब्दी के खगोल वैज्ञानिक थे जिसने 3 नियमों को प्रतिपादित किया था जो ग्रहों की गति पर आधारित हैं। नियम नंबर 1, केपलर के प्रथम नियम के अनुसार दीर्घवृत्तीय कक्षा के 2 नाभिक में एक पर सूर्य सहित सूर्य के चारों ओर ग्रह दीर्घवृत्तीय कक्षा में गति करते हैं। इस नियम का अर्थ है कि सूर्य के चारों ओर ग्रह की कक्षा यानी मार्ग दीर्घवृत्त होता है। दूसरा नियम क्या है दोस्तों? प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर इस तरह परिक्रमा करता है कि ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समय के समान अंतरालों में समान क्षेत्रफल में हट जाती है। किसी भी ग्रह का सूर्य के परितः परिक्रमण काल एक पूरा चक्कर लगाने का समय यानी का वर्ग उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष यानी सेमी मेजो एक्सिस की तृतीय घात घन के अनुक्रमानुपाती होता है यानी टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल ए क्यूब, जिसे वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लेता है। अतः विकल्प डी अमान्य है। ग्रहों के ग्रहपथों का सामान्य आकार क्या है? यह है दोस्तों अंडाकार। ग्रहों के ग्रहपथों का सामान्य आकार अंडाकार इलिप्टिकल होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? ये करते हैं दोस्तों ग्रह 8 हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सौर परिवार में ग्रह सूर्य के चारों ओर लगभग वृत्तीय कक्षा में गति करते हैं तथा उपग्रह सूर्य के चारों ओर पृथ्वी कक्षाओं में गति करते हैं। अतः उपयुक्त विकल्प ए है।
मान लिया ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर ऐसे वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट, सौरमंडल में हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ये प्रस्तुत किया गया था निकोलस कॉपरनिकस। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। निकोलस कॉपरनिकस पहले यूरोपियन खगोलशास्त्री थे जिन्होंने बताया कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है, अर्थात हीलियोसेंट्रिज्म का सिद्धांत दिया, जिसमें ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी ना होकर सूर्य को बताया। क्वेश्चन नंबर अगला, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों वजन। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को भार यानी वेट या वजन कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? फर्स्ट, गुरुत्वाकर्षण जी के कारण त्वरण आकृति, आकार और शरीर के द्रव्यमान से स्वतंत्र होती है। बी है, गुरुत्वाकर्षण जी के कारण त्वरण ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अगला है, गुरुत्वाकर्षण जी के कारण त्वरण भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। डी है, अगर लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही है तो एक शरीर का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम होगा। जे डी गलत है, बाकी सब फॉलो करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण जी का मान गुरुत्वीय स्थिरांक यानी जी, पृथ्वी के द्रव्यमान यम तथा पृथ्वी की त्रिज्या आर के मानों पर निर्भर होता है। क्योंकि गुरुत्वीय स्थिरांक जी तथा पृथ्वी का द्रव्यमान यम सदैव स्थिर रहता है, जब तक पृथ्वी की त्रिज्या स्थिर रहती है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान स्थिर रहता है। अतः कथन ए सत्य है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी की सतह से ऊपर सभी स्थानों पर स्थिर नहीं होता। ध्रुवों पर पृथ्वी के चपटे होने के कारण उसकी सतह से ऊपर सभी स्थान उसके केंद्र से समान दूरी पर नहीं होता। अब क्योंकि ध्रुव पर पृथ्वी की त्रिज्या न्यूनतम होती है, इसलिए जी का मान ध्रुवों पर अधिकतम होता है, यानी जी का मान, गुरुत्वाकर्षण का मान ध्रुवों पर अधिकतम होता है। पुनः भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या अधिकतम होती है, इसलिए भूमध्य रेखा पर जी का मान या मूल्य न्यूनतम होता है। स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी यम अपान आर स्क्वायर। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 kg है तो बुध पर आपका वजन कितना होगा? ये होगा दोस्तों 14.3 किलोग्राम। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं। पृथ्वी पर जब व्यक्ति का भार 38 kg होगा तो बुध ग्रह पर व्यक्ति का भार यानी पृथ्वी पर व्यक्ति का भार बटे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। ये होता है दोस्तों 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिसे किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर फेंकने पर वस्तु के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाए, अर्थात वह पृथ्वी पर लौटकर कभी वापस न आ सके। पलायन वेग का मान वेग वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। पृथ्वी तल से पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? निम्न घनत्व के कारण बादल जो है आकाश में तैरते हैं। बादलों का भार एक स्थान पर केंद्रित नहीं रहता, बल्कि इनका द्रव्यमान एक बड़े क्षेत्र में जल एवं बर्फ के क्रिस्टलों के महीन कणों के रूप में फैला रहता है।
जिससे इसका घनत्व बहुत कम हो जाता है। साथ ही पृथ्वी सतह से ऊपर उठती गर्म वायु इन्हें तैरती अवस्था में बनाए रखती है। नेक्स्ट, नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। अभिकथन है, जब वेग स्थिर और तरंगदैर्घ्य आधी रखी जाती है तो आवृत्ति दोगुनी हो जाती है। कारण क्या है? वेग बराबर आवृत्ति गुणे तरंगदैर्घ्य। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की उचित व्याख्या भी करता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। b बराबर एन लेमडा बराबर, इसलिए एन बराबर वी अपान लेमडा, समीकरण नंबर 1, जहां लेमडा तरंगदैर्घ्य और एन आवृत्ति वी वेग है। अब वेग स्थिर करें तो लेमडा का मान हाफ रखें तो नई आवृत्ति एन माना। तो एन, इसलिए एन डैश वी अपान लेमडा अपान 2, यानी 2 ऊपर पहुंच जाएगा। एन डैश बराबर 2 वी अपान लेमडा, वी स्थिर है तो एन डैश बराबर 2n, समीकरण नंबर 1 से, अर्थात आवृत्ति दोगुनी हो जाएगी। आवृत्ति क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई की उड़ान पर विमान के अंदर का दाब क्या होता है? ये होता है दोस्तों बाहर के दाब जितना ही होता है, जिससे वायु पंपों द्वारा कायम रखा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। अधिक ऊंचाई पर उड़ने पर विमान के अंदर का भार बाहर के दाब के बराबर ही होता है, जिसे वायु पंपों द्वारा कायम रखा जाता है। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का क्या कारण है? ये सोखती है कैपिलरी प्रक्रिया द्वारा, यानी केशिकत्व के द्वारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का कारण कैपिलरी प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया केशिकत्व कहलाती है। एक ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम एक समान होती है कि केश नली कहलाती है। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। लालटेन और लैंप की बत्ती में केशिकत्व के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है। एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है? ये सोखता है केशिका यानी कैपिलरी क्रिया द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चाकू किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है वेड्ज का। वेड्ज एक प्रकार के साधारण यांत्रिक उपकरण होते हैं। चाकू इसका एक उदाहरण है। अब पढ़ते हैं दोस्तों उष्मा यानी हीट। सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है, निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ये आधारित है दोस्तों एंडर्स सेल्सियस। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। एंडर्स सेल्सियस स्वीडन के एक महान भौतिक शास्त्री थे तथा गणितज्ञ भी थे। 1742 ईस्वी में उन्होंने सेल्सियस पैमाने की खोज की। उन्हीं के नाम पर सेल्सियस या सेंटीग्रेड पैमाने का नामकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। एक सूत्र याद रखना दोस्तों, चलो भाई मेरे, C0 अपान 100, C0 अपान 100 F माइनस 32 अपान
180 माइनस के 273/100। अगर दोस्तों ये फार्मूला याद कर लो, कोई भी आपको निकालने को कहे, अगर सेल्सियस का है तो फारेनहाइट का मान दिया होगा या केल्विन का मान दिया होगा, तो इसके बराबर रख देंगे। अगर फारेनहाइट पूछे तो फारेनहाइट पूछे जो दिया हो उसका मान रख देंगे, उसके बराबर रख देंगे। ये निकालना कहे तो इनको रख देते हैं, ये अगर कहे तो इनको रख देते हैं। अगर सपोज डेट ये और ये निकालने को कहे, सेंटीग्रेड से केल्विन को निकालने को कहे तो ये रख देते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों, ये फार्मूला याद कर लें आप लोग। नेक्स्ट, मानव शरीर का औसतन तापमान कितना होता है? ये होता है दोस्तों 37 डिग्री सेंटीग्रेड। मानव शरीर का तापमान 98.6 फारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 310 केल्विन होता है। नेक्स्ट, जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5.4 से 8 फारेनहाइट की कमी हो जाती है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है हाइपोथर्मिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों, जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य ताप यानी 98.6 डिग्री फारेनहाइट से 5.4 से 8 फारेनहाइट की कमी हो जाती है, तब इस स्थिति को हाइपोथर्मिया कहते हैं। इसमें शरीर का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर हाइपरपायरेक्सिया माना है, जो कि अमान्य है। नेक्स्ट, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? ये होता है दोस्तों 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, प्रायः सभी द्रव गर्म किए जाने पर आयतन में बढ़ते हैं, परंतु जल 0 डिग्री से 4 डिग्री तक गर्म करने पर आयतन में घटता है तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड के पश्चात ये बढ़ना प्रारंभ होता है। इसका अर्थ है कि जल के एक निश्चित द्रव्यमान का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे कम होता है, अर्थात 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक बैड कंडक्टर है? यह है दोस्तों लकड़ी, पानी, माइका, हीरा। ये तो गुड कंडक्टर है, लेकिन लकड़ी बैड कंडक्टर है। वे पदार्थ जिनमें गर्म करने पर ऊष्मा का संचरण बहुत धीमी गति से होता है, वे पदार्थ ऊष्मा के कुचालक कहलाते हैं। लकड़ी ऊष्मा की कुचालक है, जबकि तांबा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। हीरा भी ऊष्मा का अच्छा चालक है। माइका लकड़ी की अपेक्षा अच्छा चालक है, अतः उपयुक्त विकल्प ए सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ताप कम होता जाता है। 1000 पर 53.5 डिग्री, 2000 मीटर पर पहुँचे तब 17 डिग्री, 3000 मीटर पर पहुँचे तो 10.5 डिग्री से, यानी हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारे टेम्परेचर डाउन हो रहा है। आर्द्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों आर्द्रता तापी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, आर्द्रता को मापने के लिए आर्द्रता तापी यानी हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दाब मापी
माइनोमीटर दाब को मापने के लिए, थर्मामीटर यानी ताप को नापने के लिए, तरल मान यानी हाइड्रोमीटर द्रव के घनत्व की माप करने के लिए किया जाता है। पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व को प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है का उदाहरण का प्रयोग किया गया था? ये किया गया था दोस्तों मरकरी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। पारंपरिक थर्मामीटर में मरकरी यानी पारा का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक जगत में केवल यही धातु साधारण ताप और दाब पर द्रव के रूप में होती है। ये अत्यंत जहरीली होती है। इसका मुख्य अयस्क सिनेबार SgS होता है। गर्मी सीधे संदर्भित नहीं होती। ये सीधे संदर्भित नहीं होती दोस्तों। थर्मल ऊर्जा का मापन, गर्मी सीधे थर्मल ऊर्जा के मापन से संदर्भित नहीं होती है। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? ये करता है दोस्तों वाष्पीकरण के सिद्धांत पर। रेफ्रिजरेटर वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर में कोई द्रव प्रशीतक अधिक दाब से कम दाब वाले क्षेत्र से प्रसारित होने दिया जाता है तो ये वाष्पीकृत होता है और वाष्पीकरण के लिए रेफ्रिजरेटर गर्म पदार्थों से ऊष्मा लेता है। गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग में किसमें किया जाता है? ये किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। किसी भी शीतल स्थान से ऊष्मा लेने अथवा तप्त स्थान को देने की युक्ति को प्रतिशीतक कहते हैं। वास्तव में ये उत्क्रम दिशा में कार्य करने वाला एक ऊष्मा इंजन ही है। ऊष्मा इंजन में कार्यकारी पदार्थ ऊंचे ताप वाली वस्तु से ऊष्मा लेते हैं। इसका कुछ भाग यांत्रिक कार्य में बदलता है तथा शेष भाग नीचे ताप की वस्तु को लौटा देता है। प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेटर में कार्यकारी पदार्थ शीतल वस्तु से ऊष्मा लेता है तथा इस पर बाह्य ऊर्जा स्रोत से कार्य किया जाता है। जिसके परिणामस्वरूप ये ऊष्मा की अधिक मात्रा किसी तप्त वस्तु को दे देता है, अतः विकल्प भी सही उत्तर है। नेक्स्ट, क्रायोजेनिक किसको दर्शाता है? ये दर्शाता है कम तापमान को। क्रायोजेनिक तकनीकी को निम्न ताप की कहा जाता है जिसका ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्रायो यूनानी शब्द क्रायन से बना है जिसका अर्थ बर्फ जैसा ठंडा। परम शून्य ताप को दर्शाता है। ये दर्शाता है 0 से 273 डिग्री कम। परम शून्य सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप है। इस ताप पर आणविक ऊर्जा न्यूनतम होती है। परम शून्य तापमान केल्विन स्केल पर 0 केल्विन जबकि सेल्सियस स्केल पर -273.15 सेंटीग्रेड परिभाषित किया जाता है। पर्सी स्पेसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को कहा जाता है। ये कहा जाता है दोस्तों राडारेंज। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। इस पर्सी स्पेसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को राडारेंज कहा जाता है। इसे सर्वप्रथम 1946 में बेचा गया था। माइक्रोवेव ओवन में धातु के बर्तन की जगह चीनी मिट्टी के बर्तन का उपयोग करना चाहिए क्योंकि चार्ज धातु की सतह पर जमा हो जाता है और एक
झटका लगने का खतरा रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, धातुएं विद्युत की चालक होती हैं, इसलिए माइक्रोवेव ओवन में धातु के बर्तन की जगह चीनी मिट्टी का प्रयोग के बर्तन का उपयोग करना चाहिए, जिससे धातु की सतह पर जमे इलेक्ट्रॉन के कारण झटका शॉक लगने का खतरा ना हो। अभिकथन क्या है दोस्तों? ये देखा गया है कि भैंस गर्मियों के दौरान पानी में रहना पसंद करती हैं। कारण क्या है? पानी में रहने से गर्मियों में शरीर ठंडा रहता है। अभिकथन कारण दोनों सही हैं, लेकिन अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं है। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की उचित व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर बी सही है। काला रंग ऊपर से पड़ने वाली ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है तथा खराब परावर्तक होता है, जबकि सफ़ेद रंग ऊष्मा का अच्छा परावर्तक तथा खराब अवशोषी होता है। भैंस का रंग काला होने के कारण वह ऊष्मा का अच्छा अवशोषक तथा खराब परावर्तक होता है। इससे गर्मी के मौसम में उसे अत्यधिक गर्मी लगती है तथा शीतलता प्राप्त करने के लिए ही वह पानी में रहना पसंद करती है। अतः स्पष्ट है कि कथन ए और कारण दोनों सही हैं। अभिकथन क्या है? हम सर्दियों में सफ़ेद कपड़े पहनना पसंद करते हैं। कारण क्या है? सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक हैं। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है और लेकिन आर सही है। सॉरी, ए सही है, आर गलत है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, सर्दियों में हम उन कपड़ों को पहनते हैं जो उस ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक हैं, अतः आर सही है, ए गलत है। कथन है, हम गर्म और आर्द्र जलवायु में सहज महसूस करते हैं। कारण पसीना आर्द्र जलवायु में तेजी से सूखता है। आंसर नंबर डी है, ए और आर दोनों ही गलत हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? गर्म और आर्द्र जलवायु में हमें उमस अधिक महसूस होती है, अतः ये हमारे लिए सहज नहीं होते तथा पसीना आर्द्र जलवायु की अपेक्षा शुष्क जलवायु में तीव्रतम सूखता है। अतः कथन और कारण दोनों गलत हैं। कथन है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर में पारे की जगह एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। कारण क्या है? एल्कोहल की हिमांक पारे की तुलना में कम होता है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या भी करता है। एल्कोहल तापमापी में पारे के स्थान पर एथेनॉल का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसमें 70 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान को मापा जा सकता है। एथेनॉल यानी 114.9 सेल्सियस पर जमता है, जबकि पारा -38 सेल्सियस पर ही जम जाता है। अतः कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान को क्या कहते हैं? ये कहते हैं दोस्तों थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, ऊष्मा या उष्णता से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। इसके कुछ प्रमुख नियम हैं। नंबर 1 ऊष्मागतिकी सूचकांक नियम, नंबर 2 ऊष्मागतिकी प्रथम नियम, नंबर 3 ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, नंबर 4 ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। अगला क्वेश्चन, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु यानी सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है? ये है दोस्तों डिपोजिशन।
इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। निक्षेपण डिपोजिशन ऊर्ध्वपातन की उल्टी प्रक्रिया है। ऊर्ध्वपातन की क्या है? उल्टी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में गैस सीधे ही ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है? ये नहीं है दोस्तों, रेफ्रैक्टिव। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। अपवर्तनांक रेफ्रैक्टिव किसी माध्यम की वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल किसी माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक होगी। नेक्स्ट, हिमीकरण यानी फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं। ऐसा किसके कारण होता है? ये होता है एक्सपांसन। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। ठंडे स्थान पर जाड़े के दिनों नलों में बहने वाले जल तथा ताप 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे गिर जाने पर जल के आयतन में वृद्धि होती है, परंतु पाइप सिकुड़ता है। इन विपरीत परिस्थितियों के कारण नलों की दीवारों में इतना अधिक दबाव पड़ता है वे फट जाते हैं। इस क्रिया को विस्तार यानी एक्सपेंशन कहते हैं। नेक्स्ट, गर्म शीशे को धीरे धीरे ठंडा करके ही प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये कहते हैं एनीलिंग। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। जब गर्म शीशे को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को एनीलिंग कहते हैं। अब पढ़ते हैं दोस्तों लाइट यानी प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 1, निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग बराबर होती है। ये बराबर हो दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन, प्रकाश एक साल में किलोमीटर यात्रा कर सकता है। ये कर सकता है दोस्तों 10 ट्रिलियन। इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्रकाश वर्ष की लंबाई मापक इकाई है। प्रकाश वर्ष लंबाई की मापक इकाई है। ये लगभग 10 ट्रिलियन किलोमीटर के अंदर होती है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता 9.461 × 10⁻12 किलोमीटर या 0.3066 पारसेक। क्वेश्चन नंबर अगला, निर्वात में एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहते हैं? ये कहते हैं दोस्तों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की निर्वात में चाल का अनुपात होता है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो आपतन कोण के ज्या यानी साइन व अपवर्तन कोण ज्या साइन के अनुपात को प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। जिस सामग्री से रोशनी लाइट पारित हो सके क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी सामग्री से प्रकाश आर पार हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है? ये कम होती है लाल रंग की। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम, पराबैंगनी की आवृत्ति सबसे अधिक एवं लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। इसलिए ट्रैफिक में जो है रेड कलर का प्रयोग किया जाता है, रेड लाइट का प्रयोग किया जाता है। आगे, किस रंग की तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ सबसे कम होती है? ये होती है दोस्तों बैंगनी रंग की वेवलेंथ सबसे कम होती है और लाल रंग की सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तल दर्पण यानी
कन्वेक्स मिरर का प्रयोग किसमें किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों वाहनों में रिव्यू मिरर, पीछे को देखने के लिए। इसमें सीधा और छोटा स्पष्ट दिखाई देता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी एवं वस्तु से छोटा एवं सीधा, अर्थात उत्तल दर्पण में काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तु को प्रतिबिंब छोटे क्षेत्र में बन जाता है। स्पष्ट है कि उत्तल दर्पण की दृष्टि क्षेत्र अधिक हो जाता है। इसका उपयोग मोटर गाड़ियों में चालक के बगल में पीछे के दृश्यों को देखने के लिए किया जाता है। सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों में भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये प्रकाश को अधिक क्षेत्र में फैला देता है। और गाड़ियों के हेडलाइटों में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये लाइट को क्या करता है? फैला देता है। और उत्तल लेंस क्या करता है? उत्तल मिरर जो होता है वो दोस्तों क्या करता है? एक छोटा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक और छोटा। इसलिए ये ड्राइवर के बगल में लगाया जाता है ताकि पीछे की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे। वाहनों में अपनी व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने के लिए प्रयोग किया जाता है? ये प्रयोग किया जाता है कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल दर्पण। कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। बाईफोकस लेंस का आविष्कार किसने किया था? ये किया था दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। बाईफोकस लेंस का आविष्कार अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। निकट दृष्टि दोष के साथ साथ दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति द्विफोकस बाईफोकल लेंस वाले चश्मों का प्रयोग करता है, जिससे ऊपरी भाग दूर दृष्टि के लिए प्रयुक्त अवतल लेंस का बना होता है और निचला भाग पढ़ने के प्रयोजन से उत्तल लेंस का बना होता है। नेक्स्ट, कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से किससे बनते हैं? ये बनते हैं दोस्तों हाइड्रोजेल से। कॉन्टैक्ट लेंस सामान्यतः सिलिकॉन हाइड्रोजेल से बनाए जाते हैं। लेंस के पावर को किसमें मापा जाता है? ये मापा जाता है दोस्तों डायोप्टर में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापते हैं। उत्तल लेंस में जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हुई लेंस पर आपतित होती हैं तो ये लेंस अपवर्तन के पश्चात उन किरणों के मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देता है। अवतल लेंस इन किरणों को मुख्य अक्ष से दूर हटा देता है। इस प्रकार लेंस का कार्य उस पर आपतित होने वाली किरणों को मोड़ता है। इसी को लेंस की क्षमता कहते हैं। जो लेंस किरणों की जितनी अधिक मोड़ता है उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होती है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर 1/f, जहाँ f मीटर है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम होती है, ये होती 25 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। वो अल्प दूरी जिस पर रखी वस्तु को नेत्र बिना किसी तनाव के सुस्पष्ट देख ले उसे नेत्र का निकट बिंदु अथवा सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं। एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है दोस्तों अपवर्तन का। प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय दूसरे माध्यम की सीमा पर अपने रेखीय पथ से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी
क्षण अथवा चम्मच अपवर्तन के कारण ही टेढ़ी दिखाई देती है। प्रकाश अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं हुए दिखाई देते हैं। किस बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का कॉइन ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ये अपवर्तन के कारण होता है। हम घास का रंग हरा दिखाई देता है, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है, ये दिखाई देता है आंसर नंबर ए। ये हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित कर देता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, जब प्रकाश किरणें वस्तु पर पड़ती हैं तो वे वस्तु से परावर्तित होकर देखने वाले की आंख में प्रवेश करती हैं और वस्तु दिखाई देने लगती है। वस्तु प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित करती हैं तथा कुछ भाग अवशोषित करती हैं। प्रकाश का परावर्तन भाग ही वस्तु का रंग निर्धारित करता है। जैसे गुलाब की पत्तियां हरे रंग तथा पंखुड़ियां लाल प्रकाश को परावर्तित करने के लिए हरी एवं लाल दिखाई देती हैं। नेक्स्ट, दो प्राथमिक रंग यानी लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग बनता है? ये बनता है दोस्तों मैजेंटा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। नीले लाल हरे रंगों के उपयुक्त मात्रा में मिलाकर अन्य रंगों को प्राप्त किया जा सकता है। इन्हें प्राथमिक रंग कहते हैं। BLR, RBG। लाल तथा नीले रंग को मिश्रण से मैजेंटा रंग प्राप्त होता है। पीला, मैजेंटा, पीकॉक ब्लू को द्वितीय रंग कहते हैं। जिन दो रंगों के परस्पर मिलान से सफ़ेद प्रकाश उत्पन्न होता है उन्हें पूरक रंग कहते हैं। नेक्स्ट, रंगों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के रंग सामान्यतः प्रकाश के प्राथमिक रंगों के रूप में जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं दोस्तों लाल, हरा, नीला, ये प्राथमिक रंग है। प्रिज्म क्या करता है? आंसर नंबर डी, ये प्रकाश को उसके मार्ग से अपवर्तित करता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। सूर्य का प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तब अपवर्तन के कारण प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बढ़ जाता है। अतः उपयुक्त उत्तर डी सही है। जल की बूंदों से होकर इंद्रधनुष बनता है। प्रकाश का प्रतिबिंब एवं अपवर्तन के कारण। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं। इंद्रधनुष बनने का कारण परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? इंद्रधनुष बनने का कारण परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है, अर्थात यह प्रातः पश्चिम में एवं सायंकाल पूर्व दिशा में ही दिखाई देता है। इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक एवं द्वितीयक। जब बूंदों पर आपतित सूर्य किरणों का दो बार अपवर्तन तथा एक बार परावर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। इसमें लाल रंग बाहर और बैंगनी रंग अंदर की ओर होता है। जब बूंदों पर आपतित सूर्य किरणों का दो बार अपवर्तन और दो बार परावर्तन हो तो द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है। इसमें लाल रंग अंदर की ओर कुछ धुंधला दिखाई देता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फाइबर ऑप्टिकल का प्रयोग नहीं है? ये नहीं है दोस्तों विद्युत उत्पादन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग नहीं है? ये नहीं है विद्युत उत्पादन। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। बलों के समान बारीक कांच के तार से प्रकाश को आगे भेजने
की तकनीकी को फाइबर ऑप्टिक्स कहते हैं। वे तार जिनसे ऑप्टिक्स फाइबर कहते हैं कांच और पारदर्शी ऑप्टिक्स, क्वार्ट्ज, नायलॉन और पॉलीस्ट्रॉन से बनते हैं। इनका उपयोग कंप्यूटर नेटवर्क, सेंसर्स, दूरदर्शन और पावर ट्रांसमिशन में सर्वाधिक होता है। इसका उपयोग विद्युत उत्पादन में भी विद्युत उत्पादन में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है? ये नहीं है दोस्तों डी का। हीरे का निम्न अपवर्तनांक सूचकांक लॉ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये नहीं है। कुल आंतरिक प्रतिबिंब होता है। हीरे का उच्च अपवर्तनांक सूचकांक होता है। बिखराव होता है। जब आपतित कोण को क्रांतिक कोण और बड़ा कर दिया जाता है तो किरण पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से चलती है। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। हीरे की चमक अपने उच्च अपवर्तनांक के कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। बिखराव यानी डिस्पर्सन के कारण ये हमें दिखाई देती है। विकल्प डी सही है। निम्नलिखित में से किस मामले में पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है? ये हो सकता है दोस्तों हीरे से हवा में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, जब प्रकाश संघनन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो आपतित किरण अविलंब से दूर हट जाती है। ये मान लिए अविलंब बिंदु है और ये संघनन माध्यम है और ये माध्यम जो है विरल है। जब संघनन मतलब घन यानी इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है, तब ये प्रवेश करेगा संघनन माध्यम से विरल माध्यम से, तो ये क्या करेगा? केंद्र से दूर हट जाएगा या विलंब से दूर हट जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, जब अगर प्रकाश विरल माध्यम से संघनन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है? ये अविलंब की ओर झुक जाता है। देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, जब प्रकाश संघनन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अपवर्तित किरण अविलंब से दूर हट जाती है। जैसा आपको हमने बताया, जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं अपवर्तित किरण अविलंब से दूर हटती जाती है। एक स्थिति ऐसी आती है जब आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। ऐसी स्थिति जिसमें अपवर्तित कोण का मान 90 हो वह आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। जब आपतन कोण को क्रांतिक कोण से और बड़ा कर दिया जाता है तो किरण पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से चली थी। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। आंसर नंबर डी में हीरा संघनन माध्यम और वायु विरल माध्यम है। नेक्स्ट, सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित करता है? ये विभाजित करता है अपवर्तन। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों, सूर्य का प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तो अपवर्तन के कारण वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। VIBGYOR से ऊपर की ओर विभिन्न रंगों का क्रम क्रमशः बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल है। नेक्स्ट, सूर्य को देखने के लिए किन यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यह प्रयोग किया जाता है हेलियोस्कोप का। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों, सूर्य को देखने के लिए हेलिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ये एक प्रकार का सौर दूरदर्शी है जो किसी चुने हुए तरंगदैर्ध्य में सूर्य को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन थे वेरी इंपॉर्टेंट। इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। इसका अगला पार्ट में कंटिन्यू करेंगे।
ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।